अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। पेशे खिदमत है कहानी खंडर का दूसरा हिस्सा। पहले मैं सियालकोट आया और फिर उसके बाद मुल्तान और पंजाब के जितने शहरों में रानी को ढूंढ सकता था ढूंढ लिया। अब तो मेरे पास रुपए पैसे भी बस इतने ही बचे थे कि मैं वापसी का किराया करके अपने गांव पंजगिराई पहुंच जाता। पंजगिराई का मतलब 5 गांवों का मजमुआ था। मैंने और ताया ने आसपास के गांव भी तलाश कर डाले थे, मगर रानी को जाने आसमान निकल गया था या ज़मीन खा गई थी, कुछ पता न चला। रानी की यूं अचानक और पुरस्रार गुमशुदगी का मुझे दिली रंज था। आखिर को वो मेरे साथ ही खेल कूद कर जवान हुई थी। अगरचे उसकी तरफ मैंने कभी उन नज़रों से नहीं देखा था जिन निगाहों से वो मुझे देखती थी, मगर फिर भी वो रिश्ते में मेरी तायाजाद बहन थी और मेरा बहुत ख्याल रखती थी। उसकी नटखट तबीयत, उसकी शौक व शंग बातें, उसकी शरारतें सब मुझे याद आ रही थी। एक लम्हे को तो मुझे यूं भी लगा था जैसे मैं भी वाकई उससे मोहब्बत करता था। अब वो मुझसे बिछड़ी थी तो एहसास हो रहा था, मगर ये एहसास ज़्यादा देर तक कायम न रह सका और जल्द ही एक बार फिर उस खंडर वाली हसीन दोशीज़ा का दिल आवेज सरापा मेरे दिलो दिमाग पर सवार हो गया। साथ ही मुझे इस बात पर गम आमेज हैरत भी हो रही थी कि आखिर ये कौन सा पुरस्रार चक्कर था। उस बूढ़े की बेटी सोनी की मुशाबहत हैरत अंगेज तौर पर ख्वाब में उस पुरस्रार खंडर में नजर आने वाली दोशीज़ा से किस कदर मिलती थी। अगर सोनी मर चुकी थी तो फिर वो खंडर वाली लड़की कौन थी। एक रोज़ रात को मैंने फिर वही पुरस्रार ख्वाब देखा। हस्बे मामूल में उस खंडर में मौजूद था। इस बार एक अजीब बात हुई। मेरे दिल में खौफ की ज़रा भी रमक पैदा ना हुई, बल्कि मेरी बेचैन नज़रें उस हसीन दोशीज़ा को तलाश कर रही थी। आज खंडर में चांदनी कम और तारीकी ज़्यादा छाई हुई थी। अचानक मुझे उस गैर इंसानी जानवर नुमा मखलूक का ख्याल आया तो मेरे पूरे वजूद में खौफ की लहर सी सरायत कर गई। हर सू गहरी वीरानी और सकूत छाया हुआ था। वो लड़की मुझे जिस मकाम पर मिली थी वो यहाँ से ज़्यादा दूर न था। ये बड़ी अजीब बात थी कि मैं ये ख्वाब में देख रहा था और मुझे मालूम था कि मैं ख्वाब में हूँ। शायद इसलिए ये सोचकर मैंने उस मकाम की तरफ कदम बढ़ा दिए जहाँ वो उदासी महजमाल बैठी रो रही थी। और बाद में उस जानवरनुमा हैबतनाक मखलूक ने मुझ पर वहशियाना गुर्राहट के साथ हमला कर डाला था। ख्वाब तो ख्वाब है, अगर उस भयानक दरिंदानुमा गैर इंसानी मखलूक ने मुझ पर हमला भी किया तो मेरा ख्वाब खुद ही टूट जाएगा। मैं उस शिकस्ता उजाड़ और कोठड़ीनुमा कमरे के नज़दीक जब पहुंचा तो अचानक मुझे अंदर से उस परी जमाल के सिसकियां लेने की आवाज़ सुनाई दी। मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगी और मेरे अंदर बेख्तियार उसके शौक़ दीदार की ख्वाहिश उभरी। फिर मैं रुके बगैर अंदर दाखिल हो गया। इस बार वो मुझे अपने बिल्कुल करीब सामने ही खड़ी मिल गई। वो शिकस्ता अंदाज में एक टूटे हुए सतून से लगी खड़ी, आंखें मूंदे सिसक रही थी। मैं एक लम्हे को मबहूत सा खड़ा उसे तकने लगा। बिल्कुल वही चेहरा था, मैंने दिल में सोचा। ये वही चेहरा था जिसकी तस्वीर मैंने उस गमज़दा बूढ़े के घर देखी थी। मैंने दिल में सोचा कि कहीं ये पुरस्रार हसीन दोशीज़ा उस बूढ़े की बेटी सोनी तो नहीं, मगर ये कैसे हो सकता था, वो तो मर चुकी थी। फिर ये कौन थी। मैंने बहरहाल पहले ही तैयार कर रखा था कि उस पुरस्रार दोशीज़ा से उसके बारे में पूछ कर ही रहूँगा। चुनाचे मैं उसके करीब बढ़ा। मेरे कदमों की चाप सुनकर उसने गमज़दा सी निगाहों से मेरी तरफ देखा, फिर चौंक कर बोली, तो तुम यहाँ फिर आ गए। हाँ ए अप्सरा, तूने मेरे दिल का चैन लूट लिया है। आज तुझे बताना होगा मुझे कि तू कौन है, तेरा नाम क्या है और तू इस वीरान उजाड़ खंडर में यूं तन्हा क्यों रहती है। मैंने बेकरारी से कहा और तन्वीमी अंदाज में उसके ज़रा और करीब आ गया। उसने मेरी तरफ मखमूर निगाहों से देखा। उसके याकूती लबों पर खामोश सी जुम्बिश उभरी, फिर बोली, ए नौजवान, मेरे बारे में जानकर क्या करोगे। मैं तो एक बदनसीब लड़की हूँ जो अपनों से बिछड़ कर इधर आ गई। मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ, ए माहे परी, तू अपनों से क्यों बिछड़ी। किसने तेरे जैसी हसीन और मासूम लड़की पर यह जुल्म किया। तेरे अपने कौन थे। देखो, खुदा के लिए इस पुरस्रार राज से पर्दा उठा दो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। मैंने दुखों कर्ब के इंतहाई एहसास तले उससे फरियाद के अंदाज में कहा। अच्छा, तुम अगर सुनना चाहते हो तो सुनो, अचानक वो फैसला कुन अंदाज से बोली और मैं पूरे इश्तियाक के साथ हमातन गोश हो गया। मैं एक पंजगिराई नामी गांव की रहने वाली हूँ और बाबा मूसा की इकलौती बेटी सोहनी हूँ। उसने जैसे ही इतना बताया मेरा दिल धड़कना भूल गया। मेरा शुबा यकीन में बदल गया था। ये उस बदनसीब बूढ़े की बेटी सोहनी थी।
जिस की कब्र पर वो मुझे रोते हुए मिला था। या अल्लाह, ये क्या माजरा था। अचानक मेरी समातों से तेज चिंगाड़ की आवाज़ टकराई। मैं बुरी तरह दहल गया। ये उसी गैर इंसानी मखलूक की आवाज़ थी जिसे मैं यहाँ पहले भी देख चुका था। उसकी चिंगाड़ की आवाज़ पर सोनी की दिलकश आंखों में एकाएक ही खौफ के साए सिमट आए और अपनी कथा भुलाकर मुझसे मुतवहश लहजे में बोली, तो तुम चले जाओ, वरना वरना वो जगदीश तुम्हें मार डालेगा। अभी उसने इतना ही कहा था कि मुझे भद-भद की आवाज़ सुनाई दी। मैं खुद भी दहल गया। जगदीश शायद उस खौफनाक गैर इंसानी मखलूक का नाम था, मगर मेरा दिल सोनी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। मैं उसे बताना चाहता था कि मैं उसके बाप से मिला हूँ। वो उसे याद करके रोता रहता है। सोनी, चल तू भी मेरे साथ चल। मैंने बेकरारी से उसका हाथ पकड़ लिया। भद-भद की आवाज़ लम्हा ब लम्हा करीब आती जा रही थी। सोनी मेरी बात पर परेशान हो गई और बोली, तुम चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। नहीं, आज मैं ये राज जाने बगैर नहीं जाऊंगा कि ये पुरस्कार ख्वाब सिर्फ मुझे ही क्यों नजर आता है। ज़रूर कोई ऐसी बात है जो सिर्फ और सिर्फ तुम ही जानती हो। मेरे कतियत भरे लहजे ने उसे कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया और फिर वो बोली, यह नामुमकिन है। ना मैं तुम्हारे साथ कहीं जा सकती हूँ, ना तुम मुझे हासिल कर सकते हो। मगर सोनी, मैं तो तेरे बगैर मर जाऊंगा। तुम्हें हासिल करना तो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बन चुकी है। मैं जज्बात से लबरेज होकर बोला और मेरे लहजे की शिद्दत और तड़प देखकर सोनी के मुसल्लह चेहरे पर हैरतनाक उदासी तारी हो गई। ये हकीकत थी कि मैं उस पर बुरी तरह फरेफ्ता हो गया था और मर मिटने की हद तक उसे चाहने लगा था। पता है सोनी, वो मैं तेरे बाप से भी मिला था। मैंने उसे अचानक बताया। वो चौंक कर खुशी से मेरी तरफ तकने लगी। हाँ सोनी, वो बेचारा तेरी कब्र पर खड़ा रो रहा था। फिर मुझे जब अपने घर ले गया तो तेरे कमरे में दीवार पर लगी तस्वीरें दिखाकर बोला था कि ये मेरी बेटी की तस्वीर है। मेरी बात पर सोनी बुरी तरह चौंकी। फिर उसके चेहरे पर शदीद नफरत के आसार उभरे। मेरी कब्र? ये यकीनन उस कमीने जगदीश की साजिश होगी। वो गुस्से से दांत पीस कर बोली, साजिश? कैसी साजिश सोनी? क्या वो बूढ़ा तेरा बाप नहीं था? और वो कब्र तेरी नहीं थी? मैंने उलझाना में इस लहजे में पूछा। वो मेरा बदनसीब बाप ही है जिसे तुम मिले थे। वो तस्वीरें मेरी ही थी, मैं ही उसकी बेटी थी। वो मगर वो अचानक कुछ कहते कहते रुकी और उस लम्हे मुझे गरजदार आवाज़ सुनाई दी, बदबख्त इंसान, तू फिर यहाँ आ धमका। मैंने चौंक कर आवाज़ की सिमत देखा। मेरे सामने चंद कदमों के फासले पर वही जानवर नुमा एक आंख वाला खौफनाक दरिंदा खड़ा अपनी अकलौती आंख से मुझे घूर रहा था। इस बार मुझे उससे ज़रा भी खौफ महसूस नहीं हुआ। जवाबन मैं भी उसकी एक आंख की तरफ घूरते हुए बोला, मैं यहाँ खुद नहीं आता हूँ। तो ये शरारत यकीनन उस बुढ़े कमाली शाह की होगी। देख लूँगा मैं उसे भी अच्छी तरह। मेरा नाम भी जगदीश है। वो एक आंख वाला जगदीश गुस्से से दांत पीसकर बोला, फिर अपनी पिछली टांगों पर बैठ गया। मैं समझ गया कि वो मेरा ख्वाब तोड़ने के लिए अब मुझ पर छलांग लगाने वाला था, इसीलिए मैं फ़ौरन मुहतात हो गया। फिर जैसे ही उसने एक दिल दहला देने वाली चिंगाड़ के साथ मुझ पर जस्त लगाई, मैं एकदम झुकाई देकर एक तरफ हो गया और वो अपनी छलांग में दूर जा पड़ा। मगर मैं जैसे ही परे सरका तो मेरा पांव एक पत्थर से रिपट गया। एक शिकस्ता दीवार के नोकीले सिरे से मेरा सर टकरा गया। बेख्तियार मेरे हलक से चीख खारिज हो गई और फिर मेरा ख्वाब टूट गया। मैं अपनी चारपाई पर उठ बैठा। इस बार मेरी कैफियत मुख्तलिफ थी। मैं ना लंबे लंबे सांस ले रहा था और ना ही मेरा जिस्म पसीने से तर था। हाँ, अलबत्ता मुझे अपने सर में दर्द ज़रूर महसूस हुआ। मैंने बेख्तियार दर्द वाली जगह पर हाथ रखा तो मुझे चिपचिपाहट का एहसास हुआ। मेरे हाथ में खून लगा हुआ था। मैं समझ गया कि यह चोट मुझे उस पुरस्कार खंडर में जगदीश की जस्त से बचने पर दीवार से टकराते हुए लगी थी। मैंने जल्दी से उठकर जख्म धोया, हल्का सा मरहम लगा दिया। मेरे दिमाग में साएं साएं हो रही थी। बहुत सी ऐसी बातें थी जो मेरे जहन में गर्दिश कर रही थी, जिन्हें यकजा करके मैं उन पर गौर करने की कोशिश कर रहा था। एक बात की तो तस्दीक मुझे हो चुकी थी कि सोनी उस बदनसीब और गमज़दा बूढ़े की बेटी थी। मगर सोनी की कब्र से मुतालिक सोनी का इनकार मुझे ताजुबा में उलझन में मुब्तला किए हुए था। फिर उस बदबख्त जगदीश का किसी बूढ़े कमाल शाह के बारे में गुस्से का इजहार करना इस बात को जाहिर कर रहा था कि वो किसी ऐसे शख्स से खाइफ भी था जो उसकी टक्कर का था। मगर कमाल शाह कौन था? मेरे जहन में ये नाम अटक कर रह गया। साथ ही मुझे ये इत्मीनान भी हो गया था कि सोनी मरी नहीं थी। मगर फिर वो कब्र किसकी थी जिसके करीब वो बूढ़ा खड़ा रो रहा था?
اس نے کس بوتے پر اتنے یقین سے مجھ سے کہا تھا کہ سونی مر چکی ہے؟ میں اس مردود جگدیش کو کوسنے لگا کہ اگر ذرا دیر اور وہ نہ آتا تو یقیناً سونی سے یہ راز بھی معلوم کر لیتا۔ سونی کا منمونا سا خیال آتے ہی میرے دل میں ایک بار پھر اس کی تڑپ جاگ اٹھی تھی۔ میں سونی کے عشق لازوال میں بالکل غرق ہو چکا تھا۔ اب مجھے بالکل ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ جیسے میری زندگی کا سب سے بڑا اور اہم مقصد سونی ہی کو حاصل کرنا رہ گیا تھا، اور اب تو اسے حاصل کیے بغیر مجھے سکون بھی کہاں ملنا تھا۔ اچانک مجھے جگدیش کی ایک بات کا خیال بھی آیا کہ جب میں نے اس سے یہ کہا تھا کہ میں یہاں خود نہیں آتا ہوں، تو وہ غصے سے دانت پیس کر بولا تھا، یہ شرارت یقیناً اسی بڈھے کمالی شاہ کی ہوگی۔ میں دماغ پر زور دیتے ہوئے سوچنے لگا، کیا واقعی کسی کمالی شاہ نامی بزرگ کی کرامات کی وجہ سے مجھے تقریباً ہر روز یہ خواب نظر آتے ہیں؟ کیا کمالی شاہ نامی یہ بزرگ مجھے کسی خاص مقصد کے لیے یہ پراسرار کھنڈر والا خواب دکھاتا ہے؟ مگر اب میرے دل و دماغ کو ایک نئی خود بت سی لگ چکی تھی۔ میں نے سب سے پہلے سونی کے باپ سے ملنے کا ارادہ کیا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر اس کی بیٹی سونی کس طرح فوت ہوئی تھی، یا پھر وہ قبر کس کی تھی۔ میں نے رات کا بقیہ پہر آنکھوں میں کاٹ دیا اور صبح سویرے سونی کے باپ کے گھر کی طرف چل دیا۔ وہ گھر پر ہی موجود اپنے کوٹھڑی نما گارے مٹی والے کچے کمرے میں ایک کھرری چارپائی پر بیٹھا گڑ جما رہا تھا۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ بھلا یہاں پر رکھا ہی کیا تھا، اور کیا ہونا تھا وہاں سوائے غمزدہ بوڑھے باپ کے دکھوں کے؟ مجھے دیکھتے ہی بوڑھا خوش ہو گیا۔ آ بیٹا بیٹھ، اچھا ہوا تو آ گیا، تجھے دیکھ کر میرے دل کی اداسی کم ہو گئی۔ پر تو نے ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا۔ میرا نام شوکت ہے بابا، شوکت حسین۔ میں کھاد والے اکبر خان کا بھتیجا ہوں۔ اچھا، تو اکبر خان کا بیٹا ہے؟ او یار، بھتیجا بھی بیٹے کی ہی طرح ہوتا ہے، وہ بولا۔ پھر جیسے اچانک اسے یاد آیا اور میری طرف دیکھ کر قدرے چونک کر بولا، کیا یہ وہی اکبر خان تو نہیں جس کی بیٹی رانی کھو گئی ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ جلدی سے بولا، میں نے تو سنا تھا کہ اس پر کسی جن جھپیٹ کا بھی اثر تھا۔ ہاں چاچا، پتہ نہیں بیچاری رانی کدھر کھو گئی۔ میں دکھی لہجے میں بولا کہ کہیں یہ اس شیطان کی کارستانی تو نہیں۔ اچانک بوڑھے نے خود کلامی انداز میں قدرے تشویش سے کہا تو میں نے چونک کر پوچھا، چاچا تم کس شیطان کی بات کر رہے ہو؟ کس کی کارستانی ہے یہ؟ میرے اچانک پوچھنے پر وہ یکدم گڑبڑا گیا اور آئیں بائیں شائیں کرتے ہوئے جلدی سے بولا، نہیں کاکا، بس ایسے ہی زبان پھسل گئی تھی مجھ پاگل کی۔ نہیں چاچا، تو نے ابھی ایک شیطان کا ذکر کیا تھا، مجھے بتا، میری رانی کو کس نے غائب کیا ہے؟ میں نے اصرار کیا تو اس کے جھریوں بھرے چہرے پر ہلکے سے خوف کے تاثرات رقصاں ہو گئے۔ میرا دل جانے کیوں بری طرح دھڑکنے لگا۔ پھر اسے طویل پرسوچ خاموشی میں غرق پا کر میں نے دوبارہ کہا، چاچا مجھے بتانا یہ کس کی کارستانی ہے؟ دیکھ، میں بھی تجھے ایک بات بتاؤں گا تیری بیٹی سونی کے بارے میں۔ میں نے اسے بولنے پر اکسانے کی خاطر ایسا کہا تھا، مگر وہ میری بات سن کر یا سے زیادہ لہجے میں بولا، اب میں اپنی سونی کے بارے میں کچھ سن کر کیا کروں گا؟ وہ تو بیچاری اس دنیا میں نہیں رہی اب۔ چاچا اگر میں تجھ سے کہوں کہ میں تیری بیٹی سونی سے روز ملتا ہوں تو… میں نے جیسے دھماکہ کیا۔ بوڑھے کا مرجھایا ہوا چہرہ متغیر سا ہو گیا، پھر غیر یقینی نظروں سے میری طرف دیکھ کر بولا، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو سونی سے بھلا کیسے مل سکتا ہے؟ وہ تو بیچاری مر چکی ہے۔ نہیں چاچا، میں سونی سے ملا ہوں۔ اس نے خود مجھ سے کہا تھا کہ میرے بابا کو بتانا یہ بات کہ میں مری نہیں ہوں، زندہ ہوں اور ایک شیطان کی قید میں ہوں۔ میں نے کہا تو بوڑھے کا چہرہ یکدم کھل اٹھا، مگر پھر دوسرے ہی لمحے وہ غیر یقینی لہجے میں بولا، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو خود ان بوڑھے ہاتھوں سے اس کی لاش قبر میں اتاری تھی۔ یہ جھوٹ ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ نہیں چاچا نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، میری بات کا یقین کر، میں نے پرجوش اعتماد سے اسے کہا، اور پھر دھیرے دھیرے اسے اپنے بار بار ایک ہی پراسرار خواب کے بارے میں بلا کم و بیش تفصیل بتا ڈالی۔ وہ میری رام کہانی سن کر ایک لمحے کو دم بخود سا رہ گیا، پھر اگلے ہی لمحے اس کے جھری دار چہرے پر دیدنی مسرت کے آثار ابھرے تھے۔ دفعتاً بے قراری سے بولا، مجھے یقین آ گیا، تو بالکل صحیح کہہ رہا ہے بیٹا، تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، مگر پھر وہ کون تھی جسے میں نے قبر میں اتارا تھا؟ یہی بات تو مجھے تجھ سے پوچھنا ہے چاچا۔ اب تو مجھے بتا کہ کیا سونی کو تو نے اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا تھا؟ مگر اس سے پہلے یہ بتائے گا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو کس شیطان کی بات کر رہا تھا؟
میں نے پرزور لہجے میں اسے یاد دلایا تو وہ جلدی سے بولا، بیٹا میں تجھے شروع سے ساری تفصیل بتاتا ہوں کہ سونی کا کن حالات میں انتقال ہوا۔ اس شیطان مردود کا ذکر بھی اس میں آئے گا، پھر تو خود ہی میری بات سمجھ جائے گا۔ لے اب سن لے۔ وہ چند لمحے سانس لینے کے لیے رکا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ ہماتن گوش ہو گیا۔ پھر وہ بتانے لگا، شوکے بیٹا، وہ جاڑوں کے ٹھٹرتے ہوئے دن تھے۔ میری بیٹی سونی میرا بڑا خیال رکھتی تھی۔ اس کی ماں کا انتقال اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ میں نے دوسری شادی اس غرض سے نہ کی کہ کہیں وہ بیچاری سوتیلی ماں کو قبول نہ کرے یا وہ اس کی بے اعتنائی اور ظلم کا شکار نہ ہو سکے۔ بہرحال سونی کو میں نے باپ کے ساتھ ساتھ ماں کا پیار دینے کی بھی کوشش کی تھی۔ وہ جوان ہوئی تو مجھے اس کی شادی کی فکر ستانے لگی اور وہ شادی کے نام سے گھبراتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جانتی تھی کہ شادی کے بعد میں اکیلا رہ جاؤں گا، مگر اس کی شادی تو بہرحال کرنا تھی۔ خیر ایک روز بہت دھواں دار بارش ہو رہی تھی۔ وہ رات کا وقت تھا۔ سونی کو میں نے اپنے کمرے میں ہی دوسری چارپائی پر سلا لیا تھا، جو بیچاری ڈرتی بھی بہت تھی۔ اچانک باہر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آخر اس قدر برستی ہوئی طوفانی رات میں بھلا کون آ گیا تھا، مگر پھر یہ سوچ کر کہ کہیں کوئی بیچارہ مسافر ہی نہ ہو، میں نے اس کی مدد کرنے کی خاطر دروازہ کھولنے کا ارادہ کیا۔ بابا دروازہ مت کھولو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں باہر کون ہے، سونی نے خوفزدہ لہجے میں کہا تو اس کا باپ مسکرا کر بولا، ارے پاگل، اپنے بابا کے ہوتے ہوئے کیوں ڈرتی ہے؟ مجھے دیکھ تو لینے دو، باہر کون ہے، بیچارہ کوئی مسافر ہی نہ ہو۔ یہ کہہ کر اس کا باپ کمرے سے نکلا اور ایک بوسیدہ سی بوری اوڑھ کر کچے صحن میں جمع شدہ برساتی پانی میں شپ شپ کرتا ہوا دروازے کے قریب آیا اور بآواز بلند پوچھا، کون ہے؟ اس کی آواز شراٹے دار بارش اور بادلوں کی گرج میں شاید کہیں دب گئی، کیونکہ باہر سے کوئی جواب نہ ملا تھا۔ اس نے پہلے سے بھی زیادہ بلند آواز میں پوچھا، کون ہے؟ دروازہ کھولو، میں ایک مسافر ہوں، رات گزار لوں گا تو صبح چلا جاؤں گا۔ دوسری طرف سے آواز ابھری۔ بابا کو اپنا اندازہ درست محسوس ہوا اور پھر اس نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک شخص سیاہ کھدر کی چادر کی بکل مارے کھڑا تھا۔ بابا نے لالٹین اوپر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس نے اپنا پورا وجود حتیٰ کہ چہرہ تک چادر میں ڈھانپ رکھا تھا، البتہ چہرے والی جگہ سے دیکھنے کے لیے کونا ذرا سا ہٹا ہوا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ غڑپ سے اندر آ گیا۔ بابا نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا اور اسے دوسری کوٹھڑی میں لے گیا۔ یہاں کچے فرش پر صرف ایک بوسیدہ سی دری بچھی ہوئی تھی۔ مسافر نے اپنے کاندھے پر ایک بگچی بھی اٹھا رکھی تھی۔ وہ وہیں دری پر بیٹھ گیا۔ بابا اسے دیکھ کر بولا، کچھ کھایا پیا ہے یا لا دوں کچھ؟ روٹی اور ساگ پڑا ہوگا۔ لا دے، پھر بھوک تو لگی ہے مجھے، مسافر نے کہا۔ بابا نے ایک نظر اسے دیکھا، چند لمحے کھڑا اس بات کا منتظر رہا کہ وہ مسافر ذرا اپنے چہرے سے چادر ہٹائے گا تو اسے ایک نظر دیکھ لے گا، مگر بابا کو حیرانی ہوئی کہ اندر کوٹھڑی میں آنے کے باوجود اس نے اپنے چہرے تک سے بھی چادر ہٹانے کی ذرا بھی کوشش نہیں کی تھی۔ دوسری بات، اس نے خاص طور پر یہ بھی محسوس کی کہ باہر اس قدر سردی پڑ رہی تھی، مگر مسافر ذرا بھی سردی میں کپکپاتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تھا، جبکہ خود بابا کو اپنا خون سردی کی وجہ سے رگوں میں برفاب بنتا محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی تک مسافر کی عمر کے بارے میں بھی یہ اندازہ نہیں قائم کر سکا تھا۔ باہر تو وہ اسے وہاں چھوڑ کر اپنی کوٹھڑی میں آیا۔ سونی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ کون تھا بابا؟ اس نے قدرے تفکر سے پوچھا۔ کوئی مسافر ہے بیچارہ، مگر ہے بڑا عجیب، بابا نے کہا، پھر بولا، بیٹی تو ایک چراغ اور جلا دے، وہ بیچارہ اندر اندھیرے میں بیٹھا ہوگا، اور ہاں جا کر وہ رات کو جور والی روٹی اور ذرا سا بچا ہوا ساگ رکھ کر مجھے لا دے تو میں اسے دے آؤں۔ اب کیا روٹی بھی کھائے گا؟ سونی نے منہ بسور کر کہا، نہ بیٹی نہ، گھر آئے مہمان کو ایسا نہیں کہتے، جا بیٹا شاباش، بابا نے اسے پیار سے نصیحت کرتے ہوئے کہا، اور سونی فرما برداری سے سر ہلاتی ہوئی کوٹھڑی سے نکل آئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ روٹی کا چھاوا لے کر آئی تو کیا دیکھتی ہے، اس کا باپ چارپائی پر لیٹا خراٹے لے رہا ہے۔ یہ لو، بابا تو سو گیا، اب کیا کروں میں؟ بابا کو جگاؤں یا پھر خود اس مسافر کو روٹی دے آؤں؟ سونی نے کھڑے کھڑے سوچا، پھر اس نے یہی فیصلہ کیا کہ بابا کو نہ جگائے، بیچارے کی پہلے ہی نیند خراب ہو گئی تھی، پھر صبح تڑکے وہ کام پر کھیتوں میں چلا جاتا ہے۔ چنانچہ سونی روٹی کا چھابا اور لالٹین لیے جھجکتے ہوئے دوسری کوٹھڑی کے دروازے کے قریب پہنچی تو ذرا ٹھٹک سی گئی۔ اسے اندر کمرے سے روشنی سی آتی نظر آ رہی تھی۔ اسے حیرت ہوئی، لالٹین تو اس کے پاس موجود تھی اور بابا نے اسے چراغ لانے کو بھی کہا تھا، مگر
तेल ना होने की वजह से सोहनी लालटेन ही ले आई थी। अब वो ये सोचने लगी कि मुसाफिर के पास ये किस किस्म की रोशनी थी। फिर उसने सोचा कि हो सकता है कि उसके मुख्तसर से सामान में मोमबत्ती वगैरह रखी हो जो उसने बाद में जलाई हो। सोनी अंदर कमरे में दाखिल हुई। उसने मुसाफिर को दूसरी तरफ रुख मोड़े बगची में कुछ तलाश करते पाया, पर उसे एक अजीब वजह का चिराग जलता हुआ नजर आया था। आहट पाकर उसने एकदम चादर की बकल चेहरे पर सरका ली और सोनी की तरफ मुड़ा। रोटी लाई है, रख दे, तू जा, मैं खा लूंगा, तेरी मेहरबानी, वो सोनी से बोला। सोनी को उसके लहजे पर हैरत हुई, मगर अचानक उसने मुसाफिर के चेहरे की तरफ बगौर देखने की कोशिश की तो उसे हैरत भी हुई कि उसने औरतों की तरह अपना चेहरा खद्दर की सियाह चादर में छुपा रखा था। तब उसे अचानक एहसास हुआ जैसे वो मुसाफिर उसे चादर के एक तारीक कोने से बगौर घूर रहा है। सोनी को न जाने क्यों अपने वजूद में सर्द सी लहर दौड़ती महसूस हुई। वो रोटी का छाबा जल्दी से उसके करीब दरी पर रखकर वापस अपनी कोठड़ी में आकर चारपाई पर लेट गई। उसने लालटेन की लौ मध्यम कर दी थी। वो लेटी तो सोई नहीं थी, उसका दिल जाने क्यों बुरी तरह धड़क रहा था। एक अजीब सी सरसराहट थी जिसे वो अपने वजूद में महसूस कर रही थी। वो बेचैन सी हो गई। बाहर बिजली की खौफनाक कड़क और बादलों की दिल दहला देने वाली गरज चमक जारी थी। बारिश मुसलसल हो रही थी। सोनी की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। उस पुरस्रार मुसाफिर के बारे में सोचे जा रही थी कि आखिर ये कौन था, और उसने उसके अंदर कोठड़ी में दाखिल होते ही एकदम चादर से अपना चेहरा क्यों छुपा लिया था। वो देर तक करवटें बदल बदल कर सोने की कोशिश करती रही, मगर उसे नींद ना आ सकी। रात दबे पांव सरक रही थी। बाहर अब बारिश का शोर भी मांद पड़ने लगा था। चारसू अब सन्नाटा तारी हो चुका था। सोनी अभी तक जाग रही थी। करीब की चारपाई पर बाबा भी गहरी नींद सोया खराटे ले रहा था। दफातन सोनी को बाहर सहन में आहट सी सुनाई दी। यह आवाज़ उस कोठड़ी के दरवाज़ा खुलने की चरचराहट की थी जिसमें पुरस्रार मुसाफिर मौजूद था। सोनी ने सोचा शायद वो मुसाफिर रफा हाजत की गर्ज से बाहर आया था, मगर फिर भी सोनी की निगाहें तो आहिनी बंद कोठड़ी के दरवाजे की बारीक दर्जों के पार होने वाली मध्यम रोशनी पर टिकी हुई थी। अचानक सोनी ने देखा कदमों की हल्की हल्की चाप कोठड़ी के दरवाजे के करीब आ रही है। अब तो सोनी का माथा ठनका। उसका दिल जोर जोर से धक धक करने लगा। वो सहम सी गई। धड़कते दिल के साथ वो सोचने लगी कि वो मुसाफिर उसकी कोठड़ी के पास क्यों आ रहा था। फिर अचानक बाहर से किसी ने दरवाजे को अंदर धकेल कर खोलने की कोशिश की। दरवाज़ा अंदर से बंद होने की वजह से हौले से चरचरा कर रह गया। सोनी बुरी तरह खौफजदा हो गई। चरचराहट की आवाज़ दोबारा उभरी तो सोनी के कपकपाते लबों से बेख्तियार निकला, कौन है?" इस आवाज़ के साथ ही दरवाज़ा हिलना बंद हो गया। सोनी को जाड़े के मौसम में भी पसीना आ गया था। फिर उसने किसी के वापस जाते कदमों की चाप सुनी और फिर रोशनी भी गायब हो गई। सोनी के हलक से बेख्तियार गहरा सांस खारिज हुआ। बाहर अब गहरा सकूत छा गया था। सोनी के जी में आया कि वह कोठड़ी से बाहर जाकर ज़रा हालात का जायज़ा ले। अब तो वैसे भी उसकी आंखों से नींद कोसों दूर हो गई थी। वो थोड़ी देर चारपाई पर बैठी रही, फिर आहिस्ती से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी और लर्जीदा हाथों से कुंडी खोलकर उसने दरवाजे का पहला एक पट खोला तो सर्द हवा के झोंके ने उसे ठिठरा कर रख दिया। बाहर सहन तारीक सन्नाटे में डूबा हुआ था जिसमें वो पुरस्रार मुसाफिर मुकीम था। दरवाज़ा बंद था। अंदर से अलबत्ता हल्की सी रोशनी चमकती नजर आ रही थी। सोनी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये मुसाफिर उसकी कोठड़ी का दरवाज़ा क्यों खोलने की कोशिश कर रहा था। बाहर तो उसने ज़रा हिम्मत से काम लिया और सहन में आ गई। फिर दबे दबे पांव चलती हुई वो उस मुसाफिर वाली कोठड़ी के दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजे के करीब पहुंचकर उसने अपने दिल की बेतरतीब धड़कनों पर काबू पाया और एक पतली सी दर्ज से आंख चिपका दी। अंदर का माहौल वाज़े था। उसने मुसाफिर को दूसरी तरफ मुंह किए बैठा हुआ देखा। उसने अपने ऊपर से सियाह चादर उतार दी थी। उसकी पुश्त दरवाजे की तरफ थी। करीब ही उसकी जंबील नुमा बख्ची खुली पड़ी थी और जो सामान उस बोसीदा सी दरी पर बिखरा हुआ था उसे देखकर सोनी का दिल धक से रह गया था। उसकी कनपटियों पर साएं साएं होने लगी। दरी पर एक इंसानी ढांचे की खोपड़ी और उल्लू का मुर्दा जिस्म और कुछ हड्डियों के अलावा जाने क्या क्या अला बला बिखरी पड़ी थी। अचानक सोनी को यूं लगा जैसे वह मुसाफिर ज़ेरे लब कुछ बुड़बुड़ा रहा हो। चराग उसके बिल्कुल सामने रखा हुआ था जो सोनी को बहरहाल नजर नहीं आ रहा था, मगर उसकी रोशनी से अंदर का पूरा माहौल मुनव्वर था। अचानक सोनी ने देखा कि दरी पर रखी हुई इंसानी खोपड़ी फिजा में बुलंद हुई और सीधी दरवाजे से टकराई। सोनी के हलक से बेख्तियार खौफजदा सी चीख खारिज हो गई।
दरवाज़ा एकदम खुल गया। वह मुसाफिर गैर इरादी तौर पर पलटा तो सोहनी की फटी फटी आंखों ने एक लर्जाखेज मंजर देखा। मुसाफिर का चेहरा खुले दरवाजे की तरफ देखने से साफ नजर आ रहा था। उसकी सिर्फ एक आंख थी जो पेशानी पर थी। सोनी ने जो उसकी डरावनी सूरत देखी तो दहशत से दोबारा चीखी। वो खोपड़ी फिर फिजा में मुतहर्रिक हुई और सोनी की पेशानी से टकराई। सोनी के हलक से आखिरी चीख नमूदार हुई, फिर वो बेहोश होकर गिर गई। उसे दोबारा होश आया तो उसने एक आंख वाले को अपने ऊपर झुके पाया। उसने चीखने के लिए मुंह खोला ही था कि मुसाफिर ने एकदम अपने हाथ से उसका मुंह दबोच लिया। सोनी उस खौफनाक चेहरे वाले मुसाफिर की कोठड़ी में दरी पर पुश्त के बल लेटी हुई थी और दहशत की वजह से उसका पूरा नाजुक वजूद कपकपा रहा था। वो फटी फटी आंखों से एक आंख वाले शख्स को देख रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल सियाह था और नाक की जगह सिर्फ 2 नथने तक बाछें फैली हुई थी, जहां से 2 नोकीले दांत चमकते नजर आ रहे थे। फिर वो अकलौती आंख वाला डरावना सूरत शख्स सोहनी से गुस्सीले लहजे में बोला, खबरदार बेवकूफ़ लड़की, अब आवाज़ मत निकालना वरना तुम्हारा गला दबा दूंगा, समझी? अब मैं तुम्हारे मुंह से हाथ हटा रहा हूँ। यह कहकर उसने आहिस्ता आहिस्ता उसके मुंह से हाथ हटा दिया। सोनी को उसकी आंख में एक अजीब सी मकनातीसी कशिश महसूस हो रही थी। वो उसका दहशतनाक मकरू चेहरा देखने की अपने अंदर ताब नहीं कर पा रही थी। एकदम बोट बैठी। ठहरो, कहाँ जा रही हो? डरावनी सूरत वाले ने गुर्राहट आमेज आवाज़ में उसे कहा। मुझे जाने दो, सोनी लुकनत ज़दा लहजे में बोली। ठहरो, पहले मेरी बात गौर से सुनो, डरावनी सूरत वाले पुरस्रार मुसाफिर ने कहा। तुमने अगर मेरे बारे में किसी को बताया तो याद रखना सारी उम्र पछताओगी, समझी? जाओ अब, और दोबारा मेरा रास्ता खोटा करने की बेवकूफ़ी ना करना। उसने इतना ही कहा था कि सोनी जल्दी से उठकर कोठड़ी से भागी और गिरती पड़ती अपने बिस्तर पर आ गिरी। उसका सीना लोहार की धुंकनी की तरह फूल और पिचक रहा था। उसके पूरे वजूद में खौफ से लर्जाहट तारी थी। उसके जी में आया कि अपने बाबा को जगा दे और उस पुरस्रार मुसाफिर की खौफनाक असलियत के बारे में बता डाले, मगर फिर उसे उसकी धमकी याद आ गई। अगले रोज़ उसका बाबा उठा तो उसने बराबर वाली चारपाई पर सोनी को अजीब हालत में देखा। उसकी आंखें खुली हुई थी और पूरा जिस्म कांप रहा था। सोनी बेटा, क्या हुआ? बाबा पुरतशबीश लहजे में उसे पुकारते हुए एकदम अपनी चारपाई से उठकर उसके करीब आया और धीरे से सोनी की पेशानी पर हाथ रखा तो उसकी पेशानी बुरी तरह तप रही थी। उसके बाप को फिक्र हुई। सोनी, तेरे को तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, ठहर मैं अभी हकीम जी से दवाई लेकर आता हूँ। ठहरो बाबा, मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। अचानक सोनी ने लर्जीदा आवाज़ में बाप को रोका। मगर बेटा, तुझे तो बड़ा तेज बुखार चढ़ा हुआ है। नहीं बाबा, ये ऐसे ही है, उतर जाएगा। तू पहले मेरी एक बात सुन। हाँ बेटा, बोल। बाबा, अल्लाह के वास्ते उस मुसाफिर को यहाँ से अभी फ़ौरन चलता करते, फिर मेरा बुखार खुद ही उतर जाएगा। सोनी ने खौफ से सहमे हुए लहजे में बाप से कहा। बाप की आंखों में हैरत के साथ उलझन के तासुरात उमड़ आए। क्यों बेटा, ऐसा क्या किया उसने? वो तो अच्छा ठहर, मैं उसे अभी देख कर आता हूँ। वो सोनी के जवाब का इंतज़ार किए बगैर बाहर निकला तो उसे मुसाफिर की कोठड़ी का दरवाज़ा खुला हुआ मिला और करीब गया तो उसने देखा मुसाफिर ने बदस्तूर सियाह मोटी चादर की बकल मार रखी थी और अपनी बकची बांध रहा था। मेरी बच्ची को बहुत तेज़ बुखार हो गया है, वो अजीब बहकी बहकी बातें कर रही है, तो ज़रा उसका ख्याल रखना, मैं अभी जाकर हकीम जी को बुला लाता हूँ। सोनी के बाप ने उससे कहा तो मुसाफिर हाथ के इशारे से रोकते हुए उसे बोला, ठहरो, मेरे पास दवा मौजूद है, आओ। वो अंदर कोठड़ी में आ गए। सोनी उस मुसाफिर को देखकर दहशत से कांपने लगी। मुसाफिर ने उसकी पेशानी को छूना चाहा तो सोनी खौफ से चिल्लाई, नहीं, मुझे हाथ मत लगाओ, लगता है इसने रात में कोई डरावना सपना देखा है, मुसाफिर ने सपाट लहजे में कहा। तो सोनी का बाप भी उसकी तायद में सर हिलाते हुए बोला, मेरा भी यही ख्याल है। उसके बाद पुरस्रार मुसाफिर ने न जाने ज़ेरे लब क्या पढ़कर फूंक मारी कि सोनी की आंखें बंद होने लगी और अगले ही लम्हे वो आंखें मूंदे लेट गई। उसे देखकर अब यूं लग रहा था जैसे वो गहरी नींद सो चुकी हो। ये सो गई है, इसे आराम करने दो, उठेगी तो बुखार उतर चुका होगा, पुरस्रार मुसाफिर ने सपाट लहजे में कहा। बाबा भी अब मुतमईन नजर आने लगा था, मगर मैं हैरान था कि आखिर उस अजनबी मुसाफिर ने उसकी बेटी पर ऐसा क्या जादू किया था। तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ जा रहे हो? सोनी के बाप ने उससे पूछा। उसे अभी तक हैरत हो रही थी कि उसने औरतों की तरह अपना चेहरा
क्यों अभी तक काली चादर में छुपा रखा था? मेरा नाम जानकर क्या करोगे? वैसे जहां मैं जाना चाहता था वहां मैं पहुंच गया हूं, अजनबी मुसाफिर ने पुरस्रार लहजे में कहा। बाबा को ताज्जुब हुआ। वो बोला, तुम्हें इस गांव में किसी से काम था? तो बेशक उससे मिलकर आ जाओ। हाँ, मैं अभी आता हूँ। वो पुरस्रार मुसाफिर ये कहकर चला गया। बाबा उससे पूछना चाहता था कि वो अपने चेहरे को हर वक्त ढांप कर क्यों रखता था, मगर वो चला गया था, इसलिए उसने सवाल बाद में पूछने का पक्का तैयार कर लिया था। लगभग घंटा गुजरने के बाद बाबा ने गहरी नींद में सोई हुई सोहनी की पेशानी छूकर देखी तो उसे खुशगवार हैरत का झटका लगा। कोई घंटा भर पहले सोहनी की पेशानी बुखार से तप रही थी, मगर अब जो हाथ लगाकर देखा तो वो सर्द थी, बिल्कुल नॉर्मल। बाबा ने दिल ही दिल में उस फरिश्ता सिफत मुसाफिर को दुआएं दी। बाबा सहन में आया तो उसने यूं ही एक नज़र दूसरी कोठड़ी की तरफ देखा जहां वो मुसाफिर मुकीम था, मगर अब वो किसी से मिलने के लिए जा चुका था। उसका सामान अलबत्ता वहीं कोठड़ी में मौजूद था। कोठड़ी का दरवाज़ा बंद था, मगर बाहर से कुंडी नहीं चढ़ी हुई थी। बाबा के दिल में न जाने क्या आई कि वो कोठड़ी की तरफ बढ़ा और दरवाजे को जैसे ही अंदर धकेल कर खोलने की कोशिश की तो उसे हैरत का एक शदीद झटका लगा। दरवाज़ा अंदर से बंद था, जबकि बाबा को अच्छी तरह याद था कि वो मुसाफिर गांव ही में किसी से मिलने के लिए उसकी आंखों के सामने बाहर गया था। तो फिर अंदर कौन था? उसने हैरत से सोचा, हो सकता है वो बाद में आ चुका हो। यह सोचकर उसने कोठड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी, मगर जवाब नदारित। उसने दोबारा दस्तक दी, मगर अंदर खामोशी ही रही। उसे ताजुब हुआ और उसने फिर दरवाजे को अंदर धकेलने की कोशिश की, मगर अंदर बदस्तूर कुंडी लगी हुई थी। बाबा ने एक बारीक झिरी से अंदर झांका। उसे अंदर अजीब सी धुंध नजर आई। पहले तो वो घबरा गया कि कहीं अंदर आग तो नहीं लग गई, मगर जल्दी उसे अंदाजा हो गया कि ये धुंध धुएं की नहीं थी, बस अजीब सा गुबार था, धुंधला धुंधला। वो सीधा खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर उलझन आमेज सोच की शिकने सी नमूदार हो गई थी। वो हैरान हो रहा था कि अगर अंदर कोई ना था तो फिर दरवाज़ा अंदर से किसने बंद कर रखा था। वो ज़रा देर गोमगो के आलम में खड़ा रहा। फिर उसे दूसरी कोठड़ी से अपनी बेटी सोनी के बाबा बाबा पुकारने की आवाज़ सुनाई दी। वो अपना सर झटक कर सोनी के पास आया। वो जाग चुकी थी और चारपाई पर पांव लटकाए उठ बैठी थी। उसके मासूम चेहरे पर अभी तक सारा सहम की छाई हुई थी। बाबा, तुम कहाँ चले गए थे, मुझे इस खौफनाक वीराने में अकेला छोड़कर? सोनी ने बेताबाना अंदाज में चारपाई से खड़े होकर बाप से शिकवा किया। बाबा को हैरत हुई। वह पुरशफकत अंदाज में मुस्कुराता हुआ उसके करीब आया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए मुलायमत आमेजी से बोला, बेटा, तू तो यहाँ सो रही थी, मैं भला तुझे क्यों अकेला छोड़ दूंगा? नहीं बाबा, मुझे अच्छी तरह याद है, तू मुझे उस तूफानी रात में एक वीरान खंडर में अकेला छोड़कर चला गया था। मैंने सारी रात डरते कांपते हुए वहां गुजार दी थी। जा, मैं तुझसे नहीं बोलूंगी। सोहनी नाराज हो गई। बाबा उसे अपने साथ लगाते हुए शफकत आमेज लहजे में बोला, अरे पगली, तूने जरूर सपना देखा होगा, चल अब मुंह हाथ धो ले। अपने बाबा को नाश्ता बनाकर नहीं देगी? सोहनी उससे अलग होकर बोली। बाबा, वो मुसाफिर चला गया? उसे जैसे अचानक याद आया। बाबा ने देखा कि उसके बारे में पूछते वक्त सोनी की आंखों में खौफ सा उतर आया था। वो जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी और जैसे जैसे उसे याद आ रहा था उसकी शहाबी रंगत जर्द पड़ती जा रही थी। बाबा को तशवीश हुई कि कहीं से फिर तेज बुखार ना हो जाए। ये सोचकर वो उससे बोला, बेटी, तुझे क्या हो गया है? आखिर तूने ऐसा कौन सा डरावना सपना देख लिया है कि तेरी तबीयत ही नहीं संभलती? बाबा के लहजे में अचानक ही परेशानी दर आई थी। बाबा, तू एक काम कर, उस मुसाफिर को यहाँ से फौरन चलता कर दे, ये बहुत बड़ा जादूगर है। सोनी ने खौफजदा लहजे में कहा। तो बाबा उसे तसल्ली देते हुए बोला, सोनी बेटी, वो तो बेचारा एक भला मानस और आम सा इंसान है। पता है, रात तुझे बहुत तेज बुखार हो गया था। उस बेचारे ने तो न जाने क्या पढ़कर तुझ पर फूंका कि तेरा बुखार ठीक हो गया। सोहनी अजीब तजब्जुब का शिकार हो गई थी। वो अपने बाप को बताना चाहती थी कि वो मुसाफिर कोई गैर इंसानी मखलूक था जिसकी पेशानी पर सिर्फ एक आंख थी और उसने खुद गुज़िश्ता तूफानी रात में उसे काला इल्म करते देखा था, और एक इंसानी ढांचे की खोपड़ी भी उसकी कोठड़ी में गर्दिश करते उसने देखी थी। मगर फिर सोहनी को अचानक उस पुरस्रार मुसाफिर की धमकी याद आ गई थी